संपत्ति अंतरण के संबंध में सबसे पहले हम ये लाइन लिखेंगे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया गया है। धारा 5 याद रखिएगा, संपत्ति अंतरण बीच में हम कभी भी पूछेंगे। तो धारा 5 में संपत्ति अंतरण की व्यवस्था की गई है। अब हम लोग जानेंगे कि संपत्ति अंतरण जो है वो है क्या। तो देखिए, संपत्ति अंतरण का मतलब होता है ना हस्तांतरण। जब हम एक वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति को समर्पित करते हैं लिखित रूप से, तो उसको हम बोलते हैं कि यह संपत्ति हस्तांतरण हो गई। तो संपत्ति अंतरण का अर्थ है धन का हस्तांतरण। यह चल और अचल दोनों के संदर्भ में होती है। यह अधिनियम 1 जुलाई 1882 में लागू हुआ, अर्थात यह अंग्रेजी विधि से प्रभावित है। मानिए इंग्लिश कानून है, क्योंकि हम लोग का देश 1947 में आजाद हुआ, इसलिए इसे अंग्रेजी विधि के रूप में भी लिया जाता है। यह जो विधि है हम लोग का संपत्ति अंतरण, ये हम लोग का जो बहुत पुराना स्मृति है, एक मनु स्मृति। आप लोग नाम सुने होंगे, कोई बता सकते हैं ये मनु स्मृति को कौन लिखे हैं? मनु स्मृति को मनु लिखे हैं, ठीक है। मनु स्मृति को मनु लिखे हैं और इन्हीं का अंग्रेजी रूपांतरण का किताब का नाम है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। और इस किताब में उत्तराधिकार संबंधी नियम दे गए हैं और उसी में संपत्ति अंतरण का भी बात कहा गया है। तो अंग्रेज लोग इस किताब से प्रभावित होकर कि भारत में कैसा कानून चलता था, उसका इंग्लिश रूपांतरण किया और उसी को परिस्थितियों के मान के अनुसार हमेशा वो बदलते गया और संपत्ति अंतरण का सिद्धांत भी बदलते गया। तो संपत्ति अंतरण के सिद्धांत जो है वो 2 तथ्यों पर आधारित है। देखिए, पहला, ऐसा कार्य जिसके द्वारा कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्तियों या स्वयं को संपत्ति हस्तांतरण करता है। मतलब कि संपत्ति अंतरण का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने आप को स्वयं को हस्तांतरण कर सकता है। ये पहला इसका सिद्धांत है। और दूसरा, यह वर्तमान एवं भविष्य के लिए किया जाता है ताकि संपत्ति उपभोग में निरंतरता बनी रहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई आदमी चाहेगा कि संपत्ति सिर्फ आजीवन मेरे नाम पर ही रहे, तो वो नहीं होगा। ये शाश्वतता का नियम है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई संपत्ति एक व्यक्ति पर ही निहित नहीं रह सकती है, उसका परिवर्तन होना जरूरी है, उसका उपभोग होना जरूरी है। संपत्ति कभी स्थिर नहीं हो सकती। तो 2 सिद्धांत हम लोग ये जान गए। संपत्ति हस्तांतरण के सभी नियम अधिनियम धारा 5 से अभिप्रेरित है और इस अधिनियम में कुल 137 धाराएं हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि संपत्ति अंतरण का उद्देश्य क्या है। तो बहुत ही आसान शब्दों में कहिए कि किसी भी भागीदार को उसके अंश की सुस्पष्टता, माने हम अगर बाप है तो हमारे 3 बेटे हैं, तो संपत्ति अंतरण अगर हम अपना बेटा लोग में करेंगे तो सबको बराबर अंश मिलेगा। तो एक ऐसा व्यवहार मिलेगा कि जिससे अंशों की सुस्पष्टता दिखती है। पहला पॉइंट, किसी भी भागीदार को उसके अंश की सुस्पष्टता। दूसरा, संपत्ति के प्रयोग के लिए स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करना, माने जिस व्यक्ति को हम संपत्ति हस्तांतरण करेंगे वो एकदम खुले रूप से उस संपत्ति को यूज कर सकता है और
उसको भी ये अधिकार हो जाता है कि वो अपने बाद के व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण कर सके। और तीसरा, आपसी संघर्ष और विवाद से बचने के लिए संपत्ति अंतरण आवश्यक है। आपको ये 3 कारण एकदम महत्वपूर्ण रूप से लिखना है। किसी संपत्ति को तब हस्तांतरित हुआ समझा जाएगा जब उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया गया हो, अर्थात संपत्ति हस्तांतरित करने वाला व्यक्ति के पास उस संपत्ति को यूज करने की शक्ति खत्म हो जाएगी और वे दूसरे के पास चली जाएगी और दूसरा व्यक्ति उसको यूज करने लगेगा। तो इस प्रकार संपत्ति अंतरण से धारणाधिकार, संपत्ति के धारणाधिकार का हस्तांतरण हो जाता है। समझ आया? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि संपत्ति अंतरण का क्या प्रयोग है। आम जीवन में संपत्ति अंतरण का क्या प्रयोग है? तो संपत्ति अंतरण का आम जीवन में व्यापक प्रयोग है। जैसे पहला लाइन लिखिएगा, संपत्ति के विक्रय में। जब तक हमको संपत्ति किसी से अंतरण नहीं करेंगे, वो कैसे विक्रय होगा? तो संपत्ति विक्रय में इसका महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा, संपत्ति दान करने में। हम संपत्ति किसी को दान कैसे करेंगे? बोल देंगे हाँ भाई ये आपका संपत्ति हुआ, नहीं, उसके लिए अंतरण जरूरी है। तीसरा, बंधक के लिए, बंधक भी किसी से कोई चीज करते हैं तो उसमें हमको संपत्ति अंतरण होना चाहिए, लेकिन उसमें एक शर्त लिखा रहेगा कि ये संपत्ति के मालिक आप नहीं होंगे, इस संपत्ति को यूज कर सकते हैं। तीसरा, जब किसी संपत्ति को त्याग करते हैं तो भी संपत्ति का अंतरण होता है। संपत्ति का अगर हम कोई वसीयतनामा बनाते हैं तो भी संपत्ति का अंतरण होता है। कोई संपत्ति का हम रजिस्ट्री करते हैं तब भी संपत्ति का अंतरण होता है। फिर कोई संविदा या कोई हम विलेख बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कोई संपत्ति का, वो भी संपत्ति अंतरण का एक रूप है। तो हमें एक बात याद रखना चाहिए यहाँ पर कि देखिए संपत्ति अंतरण जो है, अगर आप वसीयतनामा बनाएंगे या कोई सादा कागज पर किसी को लिख के दे देंगे तो वो मान्य नहीं होगा। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ हुई है तो ऐसे लेख को न्यायालय में ना वाद लाना होगा। इस संदर्भ में जैसे हम एक उदाहरण के स्वरूप बताते हैं कि जैसे शैलेश जी हैं, ये शैलेश जी जो है वो सुरुचि जी को कुछ संपत्ति जो है वसीयतनामा लिख दिए कि ये संपत्ति हम सुरुचि जी के नाम लिखते हैं, लेकिन ये वसीयतनामा से ही इनके संपत्ति पर उनका अधिकार नहीं होगा। जब सुरुचि जी अपने जीवन में वसीयतनामा बना रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि वो किसी के नाम ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। ये वसीयतनामा तब प्रभावी हो जाएगा जब सुरुचि जी नहीं रहेंगे और वो वसीयतनामा एक रामबाण की तरह काम करेगा और वसीयतनामा को गवाह जो उसमें बने हैं उसको एक न्यायालय में केस करना होगा, जिसको हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, माने सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हैं, प्रोबेट केस। प्रोबेट केस होता है कि कोई किसी को वसीयतनामा कर दिया है और वह मर गया है तो संपत्ति को लेने के लिए न्यायालय उन गवाहों को बुलाएगा जो ये वसीयतनामा बनाए हैं और उसमें गवाही दिए हैं। तो सादा कागज पर भी अगर लिखा हुआ है तो कोई आदमी उसको विधिवत रूप से संपत्ति का उससे हस्तांतरण करा सकता है, बशर्ते उस आदमी की मृत्यु हो गई हो। तो इस प्रकार का जो केस होता है वसीयतनामा का केस, उसमें हम प्रोबेट करके संपत्ति हस्तांतरण करते हैं। इस संबंध में देखिए एक वाद आया था, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज बनाम हरियाणा सरकार। इसको याद रखिएगा, ये वाद 1962 में आया था। आप लोग किताब पढ़िएगा, अगर पढ़े होंगे तो ये वाद आया होगा 1962 का, सूरज लैंप इंडस्ट्रीज बनाम हरियाणा सरकार। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह अभिनिर्धारित किया कि आपसी राजनामा या स्टंप पेपर पर भी लिखा हुआ है कोई वाद तो उसे आपसी समझौता का आधार माना जाएगा, किंतु शर्तों में परिवर्तन करने का आधार रजिस्ट्री विलेख होगा।
माने कोई संपत्ति आप हस्तांतरण अगर किसी को कर रहे हैं तो वो रजिस्ट्री वाला मान्य होगा, क्योंकि सादा कागज पर आप स्टाम्प शुल्क तो बचा लिए, संपत्ति हस्तांतरण कर रहे हैं, मान लीजिए 3 लाख रुपए का संपत्ति हस्तांतरण कर रहे हैं, तो उसका 10% आपको 30,000 रुपया न्यायालय फीस होगा, तब वो संपत्ति हस्तांतरण होगा। तो सादा पेपर या स्टाम्प पेपर पर कोई आप कागज लिख भी लेते हैं तो वो उसको आपसी समझौता का आधार माना जाएगा और उस पर संपत्ति हस्तांतरण नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि संपत्ति हस्तांतरण के लिए अनिवार्य रूप से रजिस्ट्री विलेख होना चाहिए। ये सूरज लैंप बनाम हरियाणा सरकार में वाद में आया और ये निश्चित कर दिया। दूसरा केस है इसी तरह सुनील भाई बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर 1986। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संपत्ति अंतरण का अर्थ है संपत्ति में अधिकार का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाना। उस संपत्ति का स्वतंत्र मालिक वो दूसरा व्यक्ति हो जाएगा, पहला नहीं रहेगा। अंतरण का यही मतलब होता है। अब संपत्ति अंतरण का क्या आवश्यक शर्त है? तो बहुत सारा शर्त है। पहला शर्त है कि संपत्ति अंतरण हमेशा जीवित व्यक्तियों के बीच में होना चाहिए। आप किसी मरे हुए व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं। दूसरा, संपत्ति चल हो या अचल हो, उसे विधि के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा, 100 रुपए से अधिक संपत्ति के अंतरण में उसका लिखित विलेख होना चाहिए। चौथा, मौखिक या बिना प्रमाणित लेख न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं होगा। छठा, संपत्ति का अंतरण किसी खास उद्देश्य से होना चाहिए। माने अंतरण हो रहा है तो उसमें शर्त भी लिखा होना चाहिए कि आप उसको क्यों दे रहे हैं। ठीक है, कि आपका वो बेटा है, कि आप उसको क्यों देना चाहते हैं, ये शर्त होना चाहिए। संपत्ति का हस्तांतरण एक सक्षम व्यक्ति और स्वच्छ दिमाग वाले व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, संपत्ति लेख या विलेख, जो संपत्ति है वो लेख या विलेख को भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 के धारा 51 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। संपत्ति वर्तमान में अस्तित्व रूप में होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। आगे, संपत्ति अंतरण संशोधन अधिनियम 1929 के तहत व्यक्ति स्वयं को भी अपनी संपत्ति हस्तांतरण कर सकता है। अब आप पूछिएगा कि स्वयं को कैसे संपत्ति हस्तांतरण कर देगा? तो देखिए, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप कोई एक व्यक्ति है, वो एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट को ना अपना पूरा संपत्ति डोनेट कर दिया और उस ट्रस्ट का मालिक स्वयं बन बैठा, तो ये भी एक तरह का हस्तांतरण हुआ और अपने ही नाम पर एक ट्रस्ट चलाने के लिए कि हम अपना संपत्ति अपने ही नाम पर कर रहे हैं। ये जो है संपत्ति का अंतरण अधिनियम 1929 के तहत संपत्ति का हस्तांतरण होता है। अब क्वेश्चन इसमें बनता है, इसमें जोड़ देता है कि संपत्ति अंतरण के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है, कौन कर सकता है संपत्ति का अंतरण? इसके लिए बहुत सारे शर्त हैं। ये शर्त हमको लिखा गया है धारा 11 में। ये सब छोटा छोटा याद रखना है। अब संपत्ति अंतरण के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है? तो पहला, व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। संपत्ति अंतरण करने वाला व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए, न कि विकृत दिमाग का। हस्तांतरित संपत्ति वास्तविक मालिक का होना चाहिए, जिसके नाम का संपत्ति है वही हस्तांतरण कर सकता है। संपत्ति का हस्तांतरण जीवित व्यक्ति के जीवन काल में ही होना चाहिए। वो मरा हुआ है, वो संपत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। संपत्ति हस्तांतरण करने के लिए उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध लिखना चाहिए कि उससे क्या संबंध है और कितने व्यक्तियों में वो संपत्ति का हस्तांतरण कर रहा है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम धारा 3 के अनुसार संपत्ति धारक को संविदा करने में सक्षम होना चाहिए। माने 7.5 कहता है कि अगर वो
अवयस्क नहीं हो और वो विकृत दिमाग वाला नहीं हो, संपत्ति जो है वो कर सकता है। तो इतना 5 पॉइंट लिखना होगा कि कौन व्यक्ति संपत्ति का अंतरण कर सकता है। अब उसी को उलट के पूछ देगा क्वेश्चन कि कौन व्यक्ति संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है, तो उसमें इसी पॉइंट को उलट देना है। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अवयस्क है, वो संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। वो व्यक्ति संपत्ति दूसरा, वो व्यक्ति संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है जो पागल हो अथवा मानसिक विकृति का हो। तीसरा, विधि द्वारा नामित अयोग्य व्यक्ति, जैसे कोई दिवालिया हो गया हो, वो भी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास अपने नाम की कोई संपत्ति नहीं है, वो भी संपत्ति अंतरण नहीं कर सकता है। पांचवा, अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति विधिवत सरकार बेच रही है, वो भी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति का संपत्ति किसी के पास बंधक या बैंक में रखा हुआ है, वो भी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है बिना छोड़ाए, भले कोई कपटपूर्ण ऐसा कर देता है। अब देखती है कि संपत्ति का अंतरण किन किन विषयों पर नहीं होगा। तो ये है पारिवारिक समझौता। अगर कोई व्यक्ति अपने संपत्ति का पारिवारिक समझौता करके एक कागज बना लेता है, तो वो अंतरण नहीं है, वो मानसिक शांति के लिए बांट दिया गया है कि जब मेरा मरने के बाद तुम्हारा ये हिस्सा होगा, इसको अपने में अगर अंडरस्टैंड है तो भाई बांट के रख लो, नहीं तो केस के थ्रू आके अपना अपना अधिकार प्राप्त कर लो। तो पारिवारिक समझौता में अंतरण नहीं होगा। दूसरा, कोई वसीयत लिखता है, वो अंतरण नहीं माना जाएगा। तीसरा, अगर कोई आपसी घर में विभाजन कर लेता है, बंटवारा कर लेता है कि भाई ये एरिया तुम्हारा हुआ और ये मेरा एरिया हुआ, तो वो आपसी समझौता है, वो अंतरण नहीं है। दूसरा, तीसरा, सुखाधिकार के संबंध में, जैसे हम कोई प्रॉपर्टी किसी को 1 लाख देते हैं कि ये भाई तुम रखो, और समय पड़ने पर लिखित एग्रीमेंट नहीं करते हैं कि ये संपत्ति रखो, लिखित माने कभी तुम्हारा जरूरत पूर्ण हो गया तो हमको ये लौटा देना, ठीक है ना। तो वो लौटाना विश्वास पर निर्भर करेगा। किसी के सुखाधिकार के लिए, सुख के लिए आप अगर दे रहे हैं तो वो अंतरण नहीं माना जाएगा। वो आपका विश्वास का, हाँ, लिखित तौर पर अगर आप देते हैं कि हमको इससे लेना है, तो वो अंतरण माना जाएगा। आगे दूसरा, समर्पण या परित्याग। कोई भी संपत्ति का आप परित्याग कर देते हैं किसी को, तो वो अंतरण नहीं माना। परित्याग का मतलब अपना संपत्ति को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, दान कर देते हैं, तो वो अंतरण नहीं माना जाएगा। वो किसी खास पर्सन के पास चला जाएगा और वो लिख भी देगा कि ये संपत्ति इसी के पास रहेगा, और लास्ट में माने इससे संपत्ति हस्तांतरित आगे होगा ही नहीं। माने अपना संपत्ति को परित्याग कर दिया या छोड़ दिया, मतलब जैसे आपका कोई संपत्ति है, उसको आप किसी के नाम नहीं किए, छोड़ दिए, तो वो संपत्ति अंतरण नहीं कहलाएगा। अगर मर गया तो उसको विधिवत, उसको अधिकारी को, माने कोई उसका प्राधिकार है, माने उत्तराधिकार है, उसको न्यायालय में जाना होगा कि ये मेन आदमी है और इसका सर ये संपत्ति है और मैं इसका वारिस हूँ, प्रूफ कीजिए, तब न्यायालय उसको अंतरण कर देगा। तो इतने चीज विषय पर हम संपत्ति का अंतरण नहीं होता है। फिर लास्ट में संपत्ति अंतरण का क्या फायदा है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सिंपल वे में इसको कर दीजिए कि संपत्ति अंतरण से विवाद बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। संपत्ति अंतरण से संपत्ति पर कानूनी या विधिवत हमको अधिकार मिल जाता है। दोबारा संपत्ति किसी को हस्तांतरण करने में हमें कोई मुसीबत नहीं आता है। संपत्ति अंतरण कर देने से बाद के जो प्रॉब्लम है उसकी बाधाएं खत्म होती है। अपंजीकृत संपत्ति अवैध एवं शून्य माना जाता है, अतः इसे विधिवत मान्यता देने के लिए संपत्ति अंतरण जरूरी है। स्वामित्व बदलने में भी अंतरण से आसानी होती है। जैसे हमने अपने बेटे को दिया, तो बेटा फिर अपना बेटा को दे देगा, बेटा फिर अपना बेटा को दे देगा। तो ये संपत्ति का अंतरण जो है एक प्रगतिशील विचारधारा है, जो संपत्ति के उपभोग को भी
व्यक्ति को उसका प्रयोग करवाती है और ये दर बाय दर हस्तांतरण होते रहती है। कभी कोई आदमी ये नहीं सोचे कि एक संपत्ति हमेशा मेरे ही नाम रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे हम लोग का विकास रुक जाएगा और माने उसका कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं है, तब तो उस संपत्ति को अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो सरकार के पक्ष में चला जाता है। अगर कोई दावा करता है, तो उसको मिल जाता है। इस प्रकार संपत्ति अंतरण का जो सिद्धांत है, हमें जीवन के अनेक कठिनाइयों को कम करने का प्रयास करता है, जिससे हमको अपना अधिकार प्राप्त होता है और संपत्ति में जो दोबारा हस्तांतरण में रुकावटें आती है, उसकी बाधाएं खत्म करने के लिए संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 बनाया गया है और इसका हम विधिवत रूप से 1882 से प्रयोग करते आ रहे हैं और वक्त और परिस्थितियों के मांग के अनुसार इसमें बदलाव भी हो रहे हैं। ये हमारा टॉपिक जो है संपत्ति का अंतरण खत्म हुआ और हम लोग जो है कल का टॉपिक जो है पहले हम